नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। विधानसभा चुनाव खत्म हो गए। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो सबसे ज्यादा चर्चा में था वो खत्म भी हो गया। सरकार भी बन गई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हो गए, शपथ ग्रहण हो गया, देश भर के लोग वहां चले गए, आ गए और अब काम चल रहा है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। आप कहेंगे फिर से आप पश्चिम बंगाल की बात पर आ गए। पश्चिम बंगाल की बात में मैं फिर से इसलिए आया कि मुझे लगता है अभी बहुत कुछ बाकी है जो इस देश को सुनना चाहिए, जो इस देश को जानना चाहिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव की कहानियां, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले की कहानियां, और ये चुनाव बदला क्यों? क्यों 50, 60, 70 साल भारतीय जनता पार्टी या राइट विंग पार्टी कोशिश करती रही और नहीं बदला, और फिर अचानक इतना बड़ा बहुमत, इतना बड़ा तूफान, इतनी बड़ी लहर कैसे आ गई? और लहर आ गई सो तो आ गई सर। हमारे सारे मित्रों को, हम सब लोगों को समझ क्यों नहीं आई ये लहर? ये तूफान क्यों नहीं समझ में आया और क्या वजह थी? बहुत सारे लोग वहां पर रहे, ऐसा नहीं है, मैं तो गया नहीं था, लेकिन वहां बहुत सारे लोग गए, महीने महीने रहकर भी आए। किसी के सहारे गए, किसी बिना सहारे के गए। तो मैंने कहा कि एक ऐसे मित्र है हमारे जिन्होंने उस कहानी को पढ़ लिया था और उनके पास बहुत सारे किस्से हैं। धीरेन्द्र पुंडीर साहब, धीरेन्द्र पुंडीर साहब का क्या है, इंटरेस्ट हमेशा इन्वेस्टिगेशन में रहा, हमेशा से करते रहे। उनके बालों पे मत जाइए, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन बहुत कमाल के पत्रकार हैं। ठीक है, उनका जो चैनल है न्यूज पॉइंट, वो भी जबरदस्त चलता है। एक तो धीरेन्द्र जी, मुझे ये समझना है, कहानी तो आपसे सुनूंगा, ये आपके चश्मे का नंबर कौन सा है जिसमें सबको जो कुछ था बंगाल में वो दिख गया आपको? चश्मे तो बहुत सारे लोग लगा कर गए थे, उनको क्यों नहीं दिखा? दरअसल सर दिख तो सबको रहा था जी, उसको पढ़ना नहीं चाह रहा था कोई। अच्छा। कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए मेरे एक ताऊ जी थे। मैं बहुत सारी बात, मतलब गांव में तो रिश्ते के ताऊ जी होते हैं, और आप तो हमारे इलाके को जानते ही हैं। बड़ा जो है भाई, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा, उससे ज्यादा तुरंत जवाब तो आपको कोई मिलेगा नहीं। कहीं नहीं तो मिलेगा। वो एक उनके सामने बैठ गए, वो चश्मे वाला कह रहा था कि वो बेचते थे पहले, याद होगा आपको, हाथ में लेके चश्मे बेचते हैं, आज भी बेचते हैं हाँ, जो आज छोटे भी शहरों बेचते, में छोटे गांवों ना। में, कस्बों में। वो ऑटोमेटिक नंबर, जैसा हम लोग भी कई बार जब लेंस काट या उस पर जाते हैं कि चश्मा बनने में टाइम लगेगा, तो वो हमको एक यूनिवर्सल उसका उस दे देता। पर्टिकुलर साइट का नंबर दे देता है, मैंने देखे। तो हम लोग जो है वो देखते थे। तो उसने कहा कि साहब ये अखबार ले रहा, कह रहा इसको देख के पढ़ लोगे, जो नहीं पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे। उसने ताऊ जी को देना शुरू किया। ताऊ जी ने एक चश्मा लगाया, उसने कहा कि पढ़ा, कह रहा ना। फिर दूसरा लगाया, कह रहा पढ़ा, कह रहा ना। कह रहा तीसरा लगाया ना। तो उसने कहा कि यार तू क्या है, इतने चश्मे लग गए, तू पढ़ ही नहीं पा रहा। अबे कह रहा मुझे पढ़ना नहीं आता। तो मतलब पढ़ कैसे देगा वो? तो मतलब आप मुझे ये बताइए, अच्छा, आप कह रहे चश्मे से नहीं पढ़ा जा सकता? भाई चश्मे से कैसे पढ़ा जाएगा? पढ़ना एक अलग काम है। मतलब ये नहीं कि मैं गलत ये नहीं हो सकता या कोई मैं विधाता, मैं एक बात बता रहा हूँ कि बंगाल कम से कम पढ़ा जा सकता था। जी। बंगाल आप पढ़ सकते थे, बशर्ते आप पढ़ना चाहते। या तो आपको पढ़ना नहीं आता, या आप उस चश्मे वाले को फ्रस्ट्रेट कर रहे थे, यानी जी, जनता को, कि तुम समझ नहीं पा रहे हो, हमको नहीं आ रहा। तो ये हाल था, वरना बंगाल में बदलाव की गुंजाइश थी। दरअसल एक ही चीज थी जो मैं आपको बताऊं, जो वो पढ़ना नहीं चाह रहे थे। फिर ये होगा क्योंकि हमारे सबके दोस्त हैं, हम लोग भी गलत साबित होते हैं। आप ऐसा थोड़ी, आपने तो इतने गलत लंबे सही समय। साबित होना अलग इशू है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप याद कीजिए, पूरे उसमें सर कोई भी क्या नहीं कवर कर रहा था। जैसे हम सिर्फ एक बात से डर रहे थे, हम ये डर रहे थे कि पिछली बार 2021 में धीरेन्द्र पुंडीर तुम यहीं घूम रहे थे और तब 2.5 महीने रहे थे, तब तुमने गलत कैसे पढ़ा था? इसका मतलब तुम उस समय नहीं पढ़ना जानते, क्योंकि हमने उसमें उस गहराई से जो वहां सिस्टम को रोट कर दिया गया, जिस तरह से गला दिया, वो नहीं पढ़ पाए थे। क्योंकि ये कैसे पढ़ोगे आप सर? हम लोग, जब याद होगा आपको, बागपत में एक स्पेसिफिक किस्म से होती थी भाई, जो बूथ लूट होते थे वो सब इस इलाके में भी होते थे। इसी लगे थे। नहीं नहीं देते थे लोग वोट। हमको याद है, हमारे गांव में भी नहीं देख पाते थे बेचारे। दलित लोगों को वोट देना उन इलाकों में नहीं होता था, संभव ही नहीं था। लेकिन जब चीजें आई तो रिपोर्टरों ने उसको सहजता से लिया, क्योंकि वो समझ गए कि अब इस बूथ पर इतने कब्जे हो जाते थे, इस पर नहीं होगा। बंगाल में ऐसा कब्जा नहीं था, बंगाल में संस्थागत कब्जा था। बंगाल एक ऐसे सिस्टम में तब्दील हो चुका था जहां लोकतंत्र सिर्फ स्टालिन को समझ में आ सकता था, बाकी किसी को नहीं।
क्योंकि भाई वही वही हंसता था पर्दे के पीछे से, बेरिया हंसता है जो जनता बदलने के लिए स्टालिन का जिस तरह का भाई आप कह सकते हैं ना, आज भी हमारे देश में तो उसकी मूर्ति आज भी तस्वीरें हैं। ये सिर्फ वहां की बात नहीं है विजय सर, मतलब मैं आपको बताऊं, इस चुनाव से ठीक पहले त्रिपुरा में जब मैं था, उतरा, तो मैं उतरने के बाद तो मैंने आपको बताया इस देश में सबसे बड़ा झूठ अगर मेरी जिंदगी में है तो वो मानिक सरकार का जिक्र कर रहे थे। हाँ वो, लेकिन जब मैं उतरा था तो वहां जाने के बाद पहली बार मैं भी अगरतला पहली बार उतरा, तो जब अगरतला एयरपोर्ट से वहां तक गया होटल तक, तो मुझे लगा यार ये तो बिल्कुल एकदम हमारे जैसा दिख रहा है, क्योंकि हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं था। मतलब आपको मैं इस देश की बता रहा हूँ, जो पत्रकार दिल्ली में बैठते हैं, मतलब मैं भी उन्हीं में हूँ, कोई किसी पत्रकार को गाली, यार मेरा धंधा है, मेरा भी यही काम है ना सर, तो सब हम एक ही जैसे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं हम लोग। तो वो जब मैंने देखा कि यार मैं यहाँ आया नहीं, लेकिन त्रिपुरा की कहानियां ना मैंने पढ़ी ना मैंने देखी। खैर आप ये सोचिए, उस शहर में जैसे ही उसने कहा, मैंने देखा विप्लव देव एक नेता मुझे उससे पहले नहीं पता था, यहाँ बीजेपी जो कवर करते थे उसको जानते थे, उनकी वाइफ यहाँ शायद बैंक में थी और वो काफी लोगों से मिलता जुलता था। क्योंकि मैं, आपने देखा, आपने पहले ही बता दिया कि मेरा तो इन्वेस्टिगेशन में रहा, तो अपना नेताओं से कितना लेना देना। लेकिन मैंने देखा एक लड़का खड़ा हुआ और अचानक उसने मैदान में कहा चलो पलटाई, और उसके बाद जो आवाज आई, राजनाथ सिंह थे, राजनाथ सिंह के भाषण से कुछ नहीं हो रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, एक उत्साह दिख रहा था, लेकिन वो लड़का उठता है और कहता है चलो पलटाई, और पूरा मैदान गूंज उठता है। तो हमको लगता है, मेरे से बात हुई, आप तो हमारे साथी थे उस समय, मेरे से बात उस समय के तत्कालीन हमारे एडिटर साहब ने पूछा कि क्या होगा, हमने कहा बदल गया। तो उन्होंने सोचा ये लड़का बदल गया वहां जाके। अरे हमने कहा नहीं सर, मैं तो वही हूँ, यहाँ बदल गया क्यों ना हो। तो उनको यकीन नहीं आया, कह रहे यार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वहां तो कोई विधायक ही नहीं उनका। तो तब मुझे लगा कि यार ये दिल्ली में बैठ के कैसे हो सकता है, का सवाल तो वही जवाब दे सकता है जो दिल्ली में बैठा हुआ। फील्ड में बैठे हुए तो कैसे समझोगे, फील्ड में बैठा हुआ तो बेचारा यही कह सकता है कि विजय सर ये चश्मा देखो, इससे पढ़ा जा रहा क्या, तो आप कहोगे नहीं पढ़ा जा रहा। तो वही हाल मेरा हो रहा था। तो इसीलिए बंगाल का चुनाव, हमको सिर्फ एक ही डर था, और हम समझ गए कि 2021 में हम गलत नहीं थे। हमने क्या नहीं पढ़ा, हम क्या नहीं पढ़ना चाह रहे थे, हम उस सिस्टम के करप्शन की ताकत को उस समय 2021 में नहीं पढ़ना चाह रहे थे। इस बार भी रात के 12:30 बजे तक, जबकि आपसे भी मेरी बात हो चुकी थी, उससे पहले भी, जाने से पहले भी हुई, तब भी मैं कह रहा था कि वहां आ सकती है, लेकिन रात के 12:30-1 बजे तक मेरा फोन गवाह हो सकता है। बाकी तो दोस्तों मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि रिपोर्टर मैं भी जैसे बोल रहा हूं वैसे भी वो भी बोलते हैं, तो आप कहोगे ये अंतर कैसे होगा। मेरा फोन अगर कभी देखेंगे, उस रात के 1:30 बजे तक फोन आते रहे, सिर्फ इसलिए कि सर अगर बीजेपी हार गई तो क्या हो। इसलिए नहीं कि उनको डर था, वो सीट बाई सीट उन्होंने बताई है। मैं ऐसे लोगों का, जो वहां के बंगाल के जर्नलिस्ट है, उनका एक सीट पर एक भी अनुमान गलत नहीं हुआ, एक लड़के का, कई लड़के मैंने ऐसे देखे। बहुत अच्छी बात है कि अपनी ग्राउंड को इतना समझना। तो वो उन्होंने कहा कि हम सर अपने परिवार का इंतजाम कर चुके हैं, मतलब कि वो भागते और फैमिली कहाँ रहेगी ये कर चुके थे, ये सब कर व्यवस्था कर। आप इस बात को कैसे महसूस करेंगे सर, जब तक हम लोग फील्ड में नहीं जाएंगे। और मैं खुद आपको मैंने देखा, मैंने खुद नहीं बताया तब तक कि मैं रोज इनके घर के सामने चाय पीने जाता हूँ। मुझे पता था कि अगर पता चल गया तो ये अच्छे से तुमको समझा देंगे, और मैं जब बाहर आता, आप पूछते कौन जीतेगा, चाहे वहां बीजेपी जीत चुकी, तब भी मैं कहता टीएमसी जीतेगी सर। क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी जानवर के सर पे डंडा लग जाता है, डंडा लगता है, तो वो बेचारा घूम नहीं पाता, वो वहीं घूमता है। तो मैं भी वहीं घूमता, तो वहां जितने ये लोग थे, इनके सर पे डंडा लगा हुआ था टीएमसी का, और ये सब वही बोल रहे थे, क्योंकि दिखी वो रात। लेकिन सर ये बताइए, आप इतना समय वहां घूमे, ये जो बदलाव की जो भनक है, मैं हवा भी नहीं कहता, शुरू जब हुई, तो आपको कब महसूस हुआ कि नहीं ये बदल रहा है, कहानी कुछ और है? कोई ऐसी घटना, हमको ऐसी कहानी आप बताइए, क्योंकि आप बहुत सारी खतरनाक बातें मुझसे कर रहे थे, तो वो कहानी सुनना चाहता हूँ। क्योंकि अब जो बदल गई, सरकार बदल गई, इसमें कोई बात अब तो मुझे भी डर नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी बोल दूंगा। नहीं, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मेरी शिकायत उसमें नहीं कर पाएंगे उनको कि वो ऐसा कह रहा था, क्योंकि वो है ही नहीं, शिकायत कहाँ करेंगे। जरा बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ सर, मैं आपको बताता हूँ। इस बार एक तो हम लोग पहली बार यूट्यूबर के तौर पर थे, एडिटर नहीं थे, चैनल हेड नहीं थे, तो आपको अपनी इकोनॉमी भी देखनी थी कि साहब कहाँ तक जा सकते हैं। तो मैंने पहली बार ट्रेवल शुरू किया। मैं इतने दिन गया, मैं तो 2007 से, आपको तो मालूम ही, मैं लगातार 2007 से कोलकाता कवर करता हूँ। चाहे वो उनका नोबेल प्राइज के उसको ढूंढने गया था पहले, तो
उस तस्कर को जिसने वो चुराया था उनका गुरु रविंद्र का। लेकिन मैं कभी ना लोकल ट्रेन में बैठा, ना कभी मेट्रो में बैठा, अपना गाड़ी में जाते हैं, जो हमारा काम होता है आपको पता, होटल भी यहीं से बुक होते हैं, गाड़ी भी यहीं से बुक होती है। तो इस बार मैंने पहली बार कहा कि यार देखते हैं यार, इतनी दूर जाएंगे टाकी तक तो पैसा लग जाएगा बहुत, क्योंकि है। तो हमने कहा चलो ट्रेन से। मुझे किसी ने कहा, क्योंकि जो कैमरामैन है आप भी जानते हैं हमारे साथी, वो तो वहीं का है, तो उसने कहा कि सर ट्रेन से। हाँ, सुमित्रो तो का हमने नाम लेना चाहिए। हाँ, सुमित्रो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट, बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा, और डरा नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो उसने कहा कि सर वहीं चलते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई, और हम लोग टाकी ट्रेन से गए। ये खतरनाक जोड़ी नहीं थी, एक धीरेन्द्र पुंडीर और एक सौमित्र साहब, दोनों को कोई नहीं डरा सकता। सॉरी, माफ नहीं, कीजिए साहब। वो घोष, एक बार और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे ड्राइवर ने बताई कि सर इस बार घोष लोग ये तय कर चुके बीजेपी को लाना है। मैंने कहा यहाँ तो जातिवाद नहीं होती बात। कह रहे कि नहीं, ये कैमरामैन ने नहीं बताई, ये वो ड्राइवर ने बताई जो घोष था। कह रहे सर एक भी घोष वोट ममता को नहीं जाएगा। तो ये भी एक हैरानी की कहानी है कि वहां जाति पर वोट नहीं पड़ता रहा, क्योंकि वहां जातियां इस तरह से बहुत ज्यादा। तो जब मैं टाकी पहुंचा सर, टाकी गया, टाकी ये जो बसीरहाट का इलाका है, जो संदेश खाली के लिए आप संदेश पहले, खाली के, हाँ, उससे पहले हसनाबाद के एक कोई स्टेशन है, अलग अलग है, चूंकि मेट्रो वो स्टेशन तो मैं पहली बार देख रहा, बड़ा खूबसूरत बंगाल दिख रहा था। आप भी, मेरा अनुरोध है, जो भी दर्शक हमारे सुनते हैं उनको कम से कम मैं बस यही कहूंगा, मैं और कुछ नहीं कहता हूं कि आपको हमसे कुछ लेने की जरूरत नहीं, लेकिन जो हम नाम लेते हैं वहां जाके घूमने की जरूरत है। अद्भुत बंगाल दिखता है, वही सुंदर बंगाल जिसके लिए विभूति चरण बंदोपाध्याय जी ने, और वो उस पर लिखा है, उस पर उन्होंने लिखा है उस जगह पर। तो वो लिखते हैं कि जहां भी तुम्हारा पैर पड़ेगा मखमल सी घास मिलेगी। तो वही वो बंगाल वहां दिखा, वैसे नहीं दिखता। तो जब मैं उतरा तो पूरे ट्रेन में मैंने कम से कम 10 लोगों से बात करने की कोशिश की, 10 लोगों से। तो 10 में से 6 लोगों ने, 7 लोगों ने एकदम ऐसे, और बड़ा मतलब एडिटर को तो ये अपमान महसूस होता है, यार मैंने इनसे बात की, ये समझ नहीं पा रहे कि मैं इन पे एहसान कर रहा हूं, मैं दिल्ली से आया हूँ, पत्रकार हूँ, इनको तो अपनी किताब में, है ना भाई, इनको अपनी किताब में लिखना चाहिए कि ये कितना बड़ा पत्रकार आया था, दिल्ली से आया था साहब, और हमसे बात की। तो वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे। तो मुझे लगा कि यार मैं लिखूंगा, और सौमित्रो मुझे प्रोत्साहित कर रहा था, नहीं सर बात करो, धीरे धीरे करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, क्योंकि वो घंटे का सफर था ट्रेन में, और लोकल ट्रेन थी, और मुश्किल से 10 रुपए का टिकट था। देखिए आप सोचिए, वैसे कार वाला 6,000 रुपए मांग रहा था आना जाना, वो 10 रुपए में था। तो हमने कहा यार ये तो और बढ़िया, कहीं भी उतर के झालमुड़ी भी खा लो 10 रुपए में। वैसे उसको जो कौन है वो, एक जो आम आदमी पार्टी से चुनाव भी लड़ लिया, और वो लोगों को कुछ कुछ बनाता, आईएएस क्या क्या बनाता है, वो कह रहा था 10 रुपए में टमाटर नहीं मिलते। अबे चाचा वहां मिलती है 10 रुपए में, जाके देखना उतर के, क्योंकि अब ये पैसे आ गए तेरे पास, वरना तू 10 ही रुपए में खाता होगा पूरे दिन का खाना। ये तो सबको पता है सबके बारे में, इसलिए। तो अब वो सर हुआ क्या कि मैं उतर गया टाकी में, और वहां देखा, मतलब 3 लोगों ने बोला कि टीएमसी आ रही, दीदी आएगी, उसमें क्या बात है। 7 लोगों ने नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, बदलेगा नहीं सही। उसके बाद मैं टाकी में गया, वहां मैंने लोगों से बात की, 10 में से 7 लोगों ने, बहुत खूबसूरत स्टेशन है, और इच्छामती नदी के किनारे, इस तरफ हिंदुस्तान है, और इच्छामती नदी के आधी बीच में सीमा है जो नोमैंस लैंड है, और दूसरी तरफ सरकेज उनका डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, बहुत सुंदर इच्छामती नदी की। और वहीं हमारे देश के जनरल शंकर राय चौधरी का घर भी है, मैं भी वहां गया। तो वो, अब हम लोग जो वहां, मैंने 10 लोगों से पूछा, उनमें से वही 7-8 चुप एकदम, 2 लोगों ने कहा टीएमसी जीतेगी। फिर मैं आ गया, मैं बसीरहाट उतरा। बसीरहाट आपको याद होगा, दंगे के लिए बड़ा मशहूर है, दंगे हुए थे 2017 में, और मुस्लिम आबादी है। लेकिन ये भी जानकारी, ये भी बड़ा दिलचस्प है दोस्तों, कि उसी टाउन से श्रमिक भट्टाचार्य 2014 के उपचुनाव में जीते थे। बहुत रेयर बीजेपी की जीत होती थी, 2014 का उपचुनाव, वहां श्रमिक भट्टाचार्य बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर टाउन से जीते। तो मैं वहां बैठ गया, अब मैं थक गया, मैंने कहा नहीं है बात करेंगे, वो है, वो वहां आम झोल बनाते हैं कुछ कुछ, मैंने कहा लोकल का भी इस बार खा के देखते। तो फिर वो, मैंने कहा अब यहाँ बैठ के चाय की दुकान पर कुछ पूछते, महिला दुकान में थी, और तो उसने शुरू में कुछ नहीं बोली कि साहब हमको क्या है, मतलब वो बांग्ला में, वो सुमित वो अनुवाद करता रहा, ट्रांसलेशन, वो हिंदी भी नहीं समझ रही थी, सौमित्र करता रहा। तो मैंने कहा कि चलो कुछ बात नहीं सौमित्र, तुम इससे 2 चाय बनवाओ। तो हमने 2 चाय बनवा ली, 2 बार चाय पी ली। तो वो धंधे में बात करती नहीं, हाँ यहाँ ऐसे लोग आते हैं, यहाँ से आते हैं, बहुत सारा। जैसे ही फिर मैंने कहा कि तीसरी चाय जब हम बैठ के पी, मैंने कहा कि धूप हो रही थी बहुत तेज, तो हमने कहा कि चलो। तो उसने कहा कि बाबू हम बोल नहीं सकते, और जो भी बोल नहीं सकता है
ये उसकी लाइन थी कि जो भी बोल नहीं सकता है वो बीजेपी को वोट देगा। ये लगभग तीसरी। तो मैंने कहा कि वो जो 7 लोग वहां नहीं बोल रहे थे, वो जो 7 लोग वहां नहीं, वो भी काउंट कर लिया आपने? क्योंकि नहीं तो वो फिर मेरे जहन में ये समझ में स्ट्राइक आया किया बात। कि हाँ, टीएमसी को क्या जरूरत है, टीएमसी के उसको डरने की क्या जरूरत है, वो तो गुंडा है भाई, वो तो उनकी औरतें उठा सकता है भाई। गोसाबा में कल एक फिर जुलूस निकला। मैं आपको, दर्शकों को लगेगा कि हम बहुत सारी कहानियां मतलब लगेगा, मैं नाम इसलिए लेता हूं कि ताकि दर्शकों को लगे कि ये कोई यहाँ बैठ के तय नहीं किया। गोसाबा में दरअसल मेरे एक बड़े प्यारे मित्र हैं, आईपीएस हैं, और वो चूंकि वो भी इन्वेस्टिगेशन के दौर के ही थे, जब इन्वेस्टिगेशन में दोस्ती हुई। अब चूंकि जब मैंने चैनल छोड़ दिया तो भी वो उन दोस्तों में से जिनसे बात हो जाती है, वरना तो यूट्यूबर से कौन बात करेगा सर, चैनल का माइक नहीं हो तो क्यों बात करेगा वो। तो वो तो उसने मुझे कहा कि यार गोसाबा वो इलाका है धीरेन्द्र जहां कई बच्चियों ने आत्महत्याएं कर ली, कई परिवारों ने छोड़ दिया। मैंने क्यों? क्योंकि वो जो मुस्लिम टीएमसी के गुंडे हैं वो हाथ पकड़ के ले गए और किसी की हिम्मत नहीं हुई रोकने की। ये मतलब उस तरह वहां कल फिर जुलूस निकला। मैं इसलिए बता रहा दर्शकों को, मैं वही चीज बताता हूं जिसको वेरीफाई आप कर सकते हैं, वरना तो ऐसी कहानियां तो चांद पे बैठे हुए लोगों की मैं बहुत सुना सकता हूं आपको। तो वो वहां कल फिर जुलूस निकला लश्कर अहमद के लिए। महिलाएं उसी तरह सड़कों पे आई कि ये रेप की धमकियां दे रहा था, ये सब। तो ये सारे इलाकों में कंटिन्यू कर सर, कहीं तो कभी तो पत्थर भी बोलते हैं, कभी तो किसी पत्थर से मूर्तियां बनती हैं, होते तो पत्थर ही हैं। तो उन्हीं पत्थरों से मूर्तियां बन रही थी, हम देख नहीं रहे थे, हम उनको पत्थर ही माने बैठे थे। लेकिन उन्होंने प्रतिरोध किया, प्रतिकार किया। और ममता के खिलाफ अगर हम आंकड़े देखें, इसको छोड़ दीजिए, मैं जो ये कह रहा, जो लोग अभी आपको पता क्या है, अभी जो आपके दोस्त हैं जो वहां गए थे, वो ये बता रहे होंगे कि 41% वोट है, क्योंकि उनको ये बताने का बहुत शौक है। क्योंकि हम लोगों ने, याद है जब पहली बार हम लोगों ने कहा कि यहाँ तो ये जीत रहा है, जीत रहा है, 2007 याद कीजिए सर, मायावती के उसमें कि साहब यहाँ तो कहीं है ही नहीं भाई, उनको अकाउंट ही नहीं कर रहे थे कि ठीक है वो तीसरी ताकत है। जब वो जीत के आ गई फिर हम ही लोग समझाने लगे सोशल इंजीनियरिंग होगी, सोशल इंजीनियरिंग होगी, पंडित जी हो गया, ये तो हाथी नहीं महेश है, वो याद है आपको, हाथी नहीं गणेश है, घंटा बजाना, और वो सब अचानक हमको समझ में आ गया। 2007 से पहले, मतलब चुनाव से पहले हमको समझ में नहीं आ रहा था, अचानक हमको दिखने लगा कि यार ये हाथी नहीं गणेश है भाई, ये तो ऐसा ऐसा है ना कि आपने कोई कमाल नहीं किया, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि आपको चुनाव से पहले समझ में आ गया, बाकी लोगों को चुनाव के बाद समझ में आया, थोड़ा सा फर्क। वो तो होना ही था, वो तो हमको भी बाद में ही आता, इसमें क्या बात है, तो इसलिए कह देते हैं। चूंकि अब वो हुआ क्या कि सर वहां अगर हम इस पे गौर करें, 41% को, मैं अब डाटा पे आता हूं, हम लोग थोड़ा सा दर्शकों को बताते हैं। अगर हम 2006 और 2011 में सीपीएम को देखते हैं तो हमको चीजें समझ में आती हैं, और फिर 11 से 16 में जब आ जाते हैं तब सीपीएम हमको समझ में आती है। जिस सीपीएम का काडर था, जिस सीपीएम में अभी इसी बार भी आपने विमान बसु को देखा होगा, और देश का, दिल्ली का मीडिया लाहालोट हो गया, इस तरह से लाहालोट हो गया। अगर आप देखेंगे नेशनल पे कह रहे कि साहब आप इस आदमी की सादगी देखिए, ये अभी भी इसकी चाल देखिए, 80 साल का। मुझे लगा कि अगर हिटलर ऐसे चल रहा होता तो क्या कभी कोई यहूदी अखबार ये लिखता? मतलब मैं, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो हो सकता है आप सोचे कि मैं ज्यादा निर्ममता कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि लोगों ने बेशर्मी की चादर तो इतनी मोटी हो गई, आप चाहे राख की तरह खुरच लो आपका चाकू टूट जाएगा। वो इस तरह से लिख रहे थे, जिस राज्य में रेप, हत्या, करप्शंस को सूचीबद्ध कर दिया, जिसमें आदमियों को मैपिंग कर लिया हो, उस राज्य को वापस, है ना, वो अगर आप देखेंगे इस बार वही तो हाल। बहुत सारे मित्रों ने मुझे कहा, एक चीज आपने रेप और ये बात की, बहुत सारे मित्रों ने दिल्ली में मुझे कहा कि ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है कि भाई इस तरह का रेप होता है और ये सब होता है और डर है। और मैं इस बात की बार बार चर्चा कर रहा था कि 2021 के चुनावों में जो पोस्ट पोल वायलेंस का जो एक डर था, वो आज कितना है, क्या नहीं है, और क्या ये सच है कि नहीं है, या केवल प्रोपेगेंडा है? दरअसल एक सबसे बड़ी बात जानते हैं दिल्ली की क्या है? ये दिल्ली में जितने लोग आपके दोस्त बैठे, माफ करना, मतलब हमारे, मेरे तो सीनियर भी रहे होंगे, उन लोगों की दिक्कत ये है कि उनके पास जो अखबार आता है ना, वो अंग्रेजी का ही आता है। उनको ये आए, वो हिंदी बेल्ट से ज्यादातर लोग, या इधर उधर से ही आए होंगे बेचारे, लेकिन वो यहाँ आने के बाद वो विद्वान हो गए, और विद्वान होने के लिए जरूरी है कि अंग्रेजी पढ़ना।
उनको और कुछ नहीं करना चाहिए, उनको सिर्फ एक टाइप करना चाहिए एनएचआरसी 2021 की रिपोर्ट, उनको टाइप करना चाहिए सीबीआई के केसेस की रिपोर्ट 2021 की बता रहा हूं, मेरे पास इसमें है, लेकिन मुझे टाइम, चूंकि आपने मुझे एकदम 1 मिनट में मैं आपको वो सारी रिपोर्ट्स भी 1 ही मिनट लगेगा मुझे, वो इसमें मैंने सेव की हुई होंगी, क्योंकि ये फ्रेम रुक जाता है भाई, हमारे पास तो पुराना ही सर कंप्यूटर है, आपको मालूम है, उसी से चल रहा है जो भी चल रहा है। आप ये समझिए कि उसमें 39 तो चार्जशीटेड फाइल है, 7,000 केसेस जो कमेटी बनाई थी, कोर्ट ने बनाई थी, और उसके लिए मैंने उसके लिए उनके पास चश्मे की जरूरत नहीं, उन्होंने टीन का चश्मा लगा लिया, क्योंकि वो सारे इसमें पड़े हैं। अभिजीत सरकार कॉल करता हुआ मर्डर हुआ था, देश ने देखा था, फेसबुक पे लाइव कत्ल किया था उसका, उसकी बीवी बच्चों को मारा था, अगर दूसरे उसके कुत्ते के बच्चे तक मार दिए गए थे, उसके पालतू कुत्ते, है ना। और वो रेप के केसेस, मैं क्या कह रहा हूं कि 2021 क्यों चूक गया था, आपको यही तो बता रहा हूं कि नंदीग्राम में ऐसा हो सकता है, हम सोच ही नहीं रहे थे। वो लड़की अनीता या उसका नाम है, वो चाक कर लेंगे, जिसके ये काट दिए गए थे एंगल, वो पड़ी है, अभी भी वो उसका वीडियो पड़ा है जिसमें वो रो रही है, जिसके साथ सामूहिक रेप के बाद कपड़े उसके अस्वस्थ है, सब पड़े। ये तो केस यार सीबीआई के उसमें चले जाए, वो इसमें कौन सा जो ये थोड़ी है। और अभी 15,000 केसेस का वो दोबारा से उसने कहा है कि जो केसेस, शुभेंदु ने कहा है कि जो केसेस उस समय रिपोर्ट नहीं की, मतलब जिन पर एफआईआर नहीं की गई थी, लेकिन वो आई थी, शिकायत आई थी, कंप्लेन दी गई थी, उन सबको रिव्यू करने के लिए कहा गया, वो 15,000 से ज्यादा थी। अरे यार, जगदीप धनखड़ हेलीकॉप्टर से गए थे भाई, अगर इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी मेमोरी वीक है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो वही है कि साहब पढ़ना आता ही नहीं। वो जो है वहां असम में जो लोग वहां खाना खा रहे थे, वो कौन लोग थे, क्या उनको तफरी करने गए थे? घर बुलडोजर से गिराए गए थे, बुलडोजर से। बहुत सारे लोगों को लगता होगा मैं उसके, खैर मुझे किसी को सफाई तो देनी नहीं, वो तो रिकॉर्ड है, वहां सब पड़ा है, उनको देखना है, देखे। मैंने इसीलिए तो कहा कि उनको ये लगता है कि ममता बनर्जी आज भी उसी चाल में रह रही है जिसमें बेचारी 2007 में रहती थी। मिदनापुर में जब उन पर हमला हुआ था, मैं गया था, मैं भी देखने, मतलब मैं तो उस दूसरी खबर के चक्कर में गया था, लेकिन एक ऐसे घर में जाना जरूरी था, एक ऐसी नेता को। हम लोगों को तो शुरू से लगता है भाई, मैं तो ये कह रहा 2011 पे खुद का मेरा आर्टिकल है कि ये बदल गया है बंगाल। मैंने खुद लिखा था कि ये खुशबू, ये तमाम चीजें हम लोगों ने जमीन नेत्री कहा उस। लेकिन आपको मालूम है वो जो अभी भी वो चाल बेच रहे थे, आपने देखा होगा कि दीदी यहाँ रहती है, अभी तो बेच रहे थे वो जाके देखें कि उसमें से कितने मकान, वहां 30 मकानों से ज्यादा उनके भाई के नाम होंगे, उनके भाई के भतीजों के नाम होंगे, जाके देखें। अगर वो ये कह रहे हैं कि यार ये तो इस हाथ ने थप्पड़ मारा है, उल्टे हाथ का कोई दोष नहीं, तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये तो उनकी अपनी समझ है। अभी वो देखेंगे पार्टी का जो दफ्तर है वो उन्हीं के खरीदी गई जगह पर बना हुआ वही है, वो पार्टी का दफ्तर किसके नाम से वो पता कर लेंगे, खुद पता चल जाएगा। अबे ये तो कोई घर की, ये तो वन पार्टी है, फिरहाद हकीम को थोड़ी दे दोगे कि उस जमीन, वो तो इन्हीं के पास रहनी है। अभी टूट होगी जब बीजेपी में, मैं हम लोग शायद वहां से अलग हो गए बीच में, मैं बता नहीं पाया। 2006 में जिस पार्टी को कितने सीटें मिली, 235 सीटें मिली थी। 2011 में वो पार्टी कितने पे आ गई थी सर? 60 सीटों पे आ गई थी, 32 पूरा का पूरा। मैं आपको ये 41 वाले में बता रहा था। ऐसे तो हमारे पास इतने किस्से हैं और आपके पास भी, कि हम लोग कई दिन तक ऐसी बात करते रहे। आपको मालूम है वो 2021 में कहां चली गई थी पार्टी? अगर आप अपना सेन माइंड का इस्तेमाल करेंगे तो जो पार्टी 2006 में इतने 235 और 48 या कितने परसेंटेज का बहुमत था उसके साथ आती है, वो पार्टी 2021 में 0 सीट पर रह जाती है, 0 सीट। और वो कार्डर बेस्ड पार्टी थी, इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी बात को इसलिए थोड़ा सा मैं इसको जोड़ देना चाहता हूं कि वो कार्डर बेस्ड पार्टी थी। टीएमसी गुंडा बेस्ड पार्टी, टीएमसी का कोई गुंडा वो नहीं है। टीएमसी ने 2016 के बाद ममता बनर्जी एक ऐसे टायरेंट उसके तौर पे बदल गई थी, माफी के साथ चाहूंगा, क्योंकि मैं उतना ही रेस्पेक्ट करता हूं जितना एक हम लोगों को करना चाहिए कि रेस्पेक्टेड लेडी है, लेकिन पॉलिटिकली वो एक टायरेंट थी जिनको अपने विरोधियों को कुचलने में एक अद्भुत आनंद आता होगा, वरना बच्चियों की चीख कानों तक आनी चाहिए। अच्छा ये बताइए फिर इतने केस कहां से रजिस्टर्ड हुए? फिर वो फालता में वे लेडीज सड़क पर आ गई जो बोल रही थी, वो क्या करने आई थी?
भाई एनसीआरबी के डाटा का उदाहरण देते हैं ना आपके दोस्त यहां बैठ के दिल्ली में। अरे जहां पार्टी के दफ्तर में जाके एफआईआर लिखी जाती हो, जो ओसी ये पूछने आता है कि मैं एफआईआर लिख दूं या नहीं लिख दूं, वहां एनसीआरबी का डाटा काम करता है। मतलब किस तरह की बात वो कर रहे हैं, जिसके एमपी खड़े होके समझाइए मुझे कि 2021 में जो लोग पोस्ट पोल वायलेंस से डरे हुए थे और टीएमसी को वोट नहीं दे पाए हिम्मत से या डर की वजह से, कम हिम्मत होने की वजह से या डर की वजह से, वो 2026 में उन्होंने क्यों वोट दिया? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये किया भी जाना चाहिए, ये बहुत बार करेंगे, वरना ठाकुर गुड़ता, क्या नाम उसका, परंजय ठाकुर गुड़ता, उसको कैसे पता चलेगा बेचारे को। माफ करना, अगर काटना चाहे काट दे, मेरा कोई वो नहीं कोई। मैं कई चीजों को इसलिए लेता हूं क्योंकि मुझे एज ए रिपोर्टर चिढ़ आती है, क्योंकि हम लोगों का काम सर सच ही बोलना है, वो चुभे या ना चुभे। मतलब मेरे खिलाफ भी हो सकता है, आप मेरे लिए भी इस्तेमाल करते हो। मुझे पता क्यों लगा था, एक बड़े पत्रकार के हमारे दोस्त है और उनको बहुत कुछ है और बहुत ही लाखों में है, उनका पहले दिन फोन आया जब रिजल्ट होना था, और वो मुझे बताते रहे, हम दोनों दोस्त हैं, अक्सर बातें भी करते रहे। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं धीरेन्द्र, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने कहा सर क्यों? कह रहे हैं महिला है, फला है, ये चिला है। तो मैंने उनको एक बात कही थी जिसपे वो अटक गए। हमने कहा था मैं आपकी बात मान लेता, अगर 2021 की हिंसा के बाद जिस धीरेन्द्र पुंडीर ने अपने चैनल पर, उस समय तो मैं एडिटर भी था, लेकिन मेरे न्यूज चैनल पर पढ़े हैं वो दोस्तों, इसमें सब वीडियो पढ़े हैं, इसलिए जाके धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट पे देख सकते हैं 2021 की, जिसमें मैं गलत साबित हुआ। तो मैंने कहा था कि ये दोनों प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डरपोक साबित हुए, इन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया, मैंने ये कहा। और मैंने कहा था इस समय प्रेसिडेंट रूल 355 356, इससे बेहतर कंडीशन नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो। और हम लोगों का असेसमेंट ये था कि इसके बाद इनको वोट नहीं देगा कोई बंगाली, यही था। आप अगर सबका देखेंगे कमोबेश सबने यही कहा था। आप जानते हैं 2024 के चुनाव पे किसी ने बहुत एसेस नहीं किया, क्योंकि हुआ क्या कि दिल्ली ने इसलिए नहीं किया क्योंकि दिल्ली को तो मनमाफी मिल गया कि यार मोदी आ गया, फासिस्ट आ गया, 240 आ गया, तो वो खुशी के मारे बेहोश हो गए, उनको नाचने लगे, उनको लगा कि सीट कम हो गई थी बंगाल में, सीट कम हो गई 18 से 12 पर आ गई, हरियाणा भी आ गया, फला भी आ गया, ये भी आ गया, सब चीजें। लेकिन हम लोग जिनको सनक होती है कि चलो ठीक है जाना है तो कुछ पढ़ के जाना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि ममता बनर्जी का वोट घट गया, 2% वोट घटा, 2% वोट घट गया था। हाँ, और बीजेपी का 1.5 से 2, और बीजेपी का वोट 0.9% बढ़ गया। तो मैंने उनको कहा कि एक प्रतिरोध का वोट तैयार है, वो भागा नहीं, वो दिल्ली का पत्रकार नहीं था जो यहां आके बड़ी बड़ी बातें हाँक के चला गया धीरेन्द्र पुंडीर कि अब ये मोदी से नाराज हो जाएंगे। उस आदमी को मालूम है कि मेरे पास दिल्ली नहीं है मेरा घर, मुझे यहीं रहना है इसी गांव में, और मेरे लिए बचने का एक ही रास्ता है कि ये रहनी नहीं चाहिए। इसीलिए वो खामोश था, लेकिन इंतजार कर रहा था। अगर वो 38.9 नहीं होता, अगर वो 38.9 नहीं होता, वो 36 हो जाता 2024 के चुनाव में, जैसे सीटें कम हुई, तो मैं भी ये मान लेता। दरअसल ये लोग अभी एडजस्ट नहीं कर पा रहे। कई बार क्या होता है कि हमारा दिमाग तो कह देता है लेकिन मानने से इनकार कर देता। वो ये सोच ही नहीं पा रहे यार कि इतनी गुंडई और हमारी इतनी बहन जी जो रेप भी करवा सकती हैं, सब कराती हैं, हार कैसे सकती है वो दरअसल ममता बनर्जी हार गई, आप समझिए। उनको ममता बनर्जी के हारने से कतई कोई दुख नहीं है। उस गैंग को, माफ करना गैंग ही कह रहा हूं, जो भी लोग हैं, उसको उसके हारने से कोई दुख नहीं है, उनको अपने हारने से दुख हो रहा। आप समझ नहीं रहे, वो अपने आप नहीं हारना चाह रहे, क्योंकि उनको क्या लेना देना, ममता बनर्जी कौन सा उनको खाना खिला रही है, उनके घर में कोई सा संदेश भेज रही है। मुझे पता बेचारों को कोई पैसा थोड़ा ही मिल रहा होगा, पैसा तो उनको टीवी से ही मिल रहा है या जहां से भी जो भी, जैसे हम लोगों को यूट्यूब से ही मिल रहा है भाई, पैसा हमको थोड़ा ही कहीं और से मिलना। लेकिन हमको खुद हारना कितना गंदा लगता है कि यार मैंने तो इतना पढ़ा था, मैंने तो ऐसा कर दिया। ममता बनर्जी हार गई, उससे उनका कोई लेना देना नहीं, एक से कुछ नहीं है, उनकी तरफ से हारे जहन्नुम में जाए, क्या लेना देना भाई मुझे। लेकिन मैं हार गया, अरे यार मैंने तो कहा था ममता जीतेगी, तो ममता हार गई, उससे मतलब मैं हार गया। तो ये दिक्कत उनकी हो रही है, इसीलिए वो आपके लिए नए तर्क लाते हैं कि साहब तो फिर अब के कैसे वोट दे दिया। अरे तो ऐसे तो यार कांग्रेस रहनी चाहिए थी 67 तक, अभी तक रहनी चाहिए थी, वो कैसे वोट दे,
77 में क्यों दे दिया था कांग्रेस? 75 में दो सवाल बहुत खड़े होते रहे। छोटा सा आपने बहुत एक अच्छे लाइन से बात कर जी। मैं एक छोटी सी लाइन बता रहा हूँ। 75 से ज्यादा कितने लोग अरेस्ट हुए थे आप बताइए? इमरजेंसी में 1 लाख से ज्यादा का अरेस्ट का रिकॉर्ड है, ठीक है ना साहब? रेप भी हुए और कटरा भी आरजू पढ़ेगा कोई तो मैं तो किसी फासिस्ट राइटर का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं तो कटरा भी आरजू कह रहा, जाके पढ़ लेना चाहिए बहुत सारी चीजें। अब आपको मुझे लगता है कि इमरजेंसी को लेके तो यशपाल की भी पढ़ सकते, कोई भी पढ़ सकता है। मैं कह रहा कि मैं 100 किताबें आपको बता दूंगा, लेकिन उसकी बात नहीं है। वो हिंसा, अगर आपका तर्क यही है जो अभी है, तो उस हिंसा में 77 में कांग्रेस को भारी बहुमत से जीतना चाहिए था, क्योंकि वे डरे हुए डरपोक लोग क्यों वोट किसी दूसरे को दें, किसी को वोट दें। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। मैंने बताया ना, वो अपने आप हारने से डर रहे हैं, उनको ममता के हारने से कोई लेना देना नहीं। ये सर दो तर्क गढ़े गए या दो तर्क चल रहे थे चुनाव से पहले, मतलब नतीजे आने से पहले। एक तो ये कि बीजेपी का कोई संगठन नहीं है ज्यादातर हिस्सों में पश्चिम बंगाल के, तो वो करेगा काम, वोटर लाएगा कहां से, पहली बात। दूसरी बात कि भद्र लोग जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी नहीं मान सकता, वो बंगाली अस्मिता के साथ है। ये समझाइए मुझे। मैं बहुत स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल स्पेसिफिक ही जवाब दूंगा, क्योंकि यही सब सवाल के जवाब और सब बातें हम सुनते रहे, इसलिए मैंने कहा कि तो अब आपसे पहला था कि वो बीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लोग वहां पर तो पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है, ये तो इतना बचकाना जवाब है इसका सवाल है कि मुझे लगता है कई बार उनको शीशा देखना चाहिए। उन्होंने ही पूछा है या किसी और ने उनसे बेवकूफ बनाने के लिए आगरा के पागल खाने से चिट्ठी लिख के भेजी है उनको? मतलब वो समझने की जरूरत है। क्या 2015-13 याद है आपको? दिल्ली, इसलिए कह रहा हूं कि बचकाना है। मैं किसी की बुद्धि को, मैं अपने आप को कोई बुद्धिमान थोड़ी मान रहा। आपको पता गांव का फावड़ा उल्टा चलाते हैं हम लोग, तो सीधा भी नहीं आता हमको तो चलाना। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि वो दिल्ली में बैठा है ये सवाल करने वाला, और वो अरविंद केजरीवाल की जीत को नहीं देख पाया। ये सवाल करने वाले को कई बार खुद से तमाचे मारने चाहिए सुबह खड़े होके, क्योंकि ये बात तो मैंने भी कही, मेरे उसमें है, मैंने लाइव में बोला है वहां अपने में ही कि भाई इनके कई जगह तो एजेंट नहीं है बीजेपी के, लेकिन वो आदमी को एजेंट की जरूरत नहीं है, उसको पता है मुझे कहां देना है, उसको जो देना है वो दे देगा। दरअसल एक बहुत खूबसूरत सा शेर है, मैं आपको बता देता हूं। वैसे आपको पता है कि शेर व शायरी से हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं, वो तो पढ़े लिखे लोगों का काम है, ऐसा ही मानते हैं ना लोग, उर्दू बहुत अदब की भाषा, मैं तो नहीं। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि यकीन किस पर कीजिए, यकीन का क्या है, यकीन किस पर कीजिए, यकीन का क्या है, हमको पता है हमारी आस्तीन में क्या है। उनको मालूम है उनकी आस्तीन में, जो सवाल पूछने वाले हैं उनकी आस्तीन में क्या है उनको मालूम है, क्योंकि ये कोई लॉजिक नहीं होता है। मैंने आपको अभी एक उदाहरण दिया। अच्छा एक बात बताइए, त्रिपुरा में तो किसी ने वोट चोरी का आरोप नहीं लगाया था? 77 का इलेक्शन में भी तो यही था ना, सब लोग सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी को कौन हरा सकता। भाई वो बन गया था, वो जो उसका पेपर पे जो वो बनता था, क्या बोलते हैं उसको, जो बनाते थे ना सर पेपर छपने से पहले, क्या बोलते थे, मुझे बोर्ड बनाते थे उसको, वो जो बन जाता था जब हम लोग छापते थे, मतलब अभी याद नहीं आ रहा, वो तोड़ना पड़ा था, आपको वो तोड़ना पड़ा था। हाँ वो तोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने तो लिख दिया था कि बीजेपी, वो कांग्रेस को भारी बहुमत मिला इंदिरा गांधी पर, उसको तोड़ा उन्होंने बड़े अखबारों ने। तो ये सब, और दूसरा मैं ये कह रहा कि ये तो आजादी के समय की बात होगी, उनमें से बहुत सारे लोगों के लिए ये स्टालिन के दौर की बात हो जाएगी। लेकिन आप ये सोच के देखिए, ये तो अभी की बात है ना, दिल्ली आपसे कितनी दूर है, दिल्ली में बैठे हुए। फिर तो मैं यही तो कह रहा हूं यार, दिल्ली में 2015 में था क्या? अच्छा बताओ कितने प्रदेश कार्यालय थे उसके, आम आदमी पार्टी के कितने, उसके बूथ एजेंट थे कितने? अरे भाई मैंने वो उस समय दिल्ली कवर की, पहली बार दिल्ली को, दिल्ली में हम लोग रहते जरूर है, लेकिन दिल्ली के 90% पत्रकार तो कवर नहीं करते, क्योंकि हम लोग तो भाई विजय चौकर, हमारे लिए तो सेंट्रल। लेकिन मैंने पहली बार, चूंकि चैनल की तरफ से कहा गया, तो मैंने 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज कवर की। तो मैं हैरान था कि 25 में से 25 की कॉन्स्टिट्यूंसीज में ज्यादातर लोगों को, ऐसे लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिले जिनको अपने उम्मीदवार का नाम ही नहीं पता था। वो ये कहते केजरीवाल है साहब, कौन लड़ रहा चुनाव? कैन केजरीवाल लड़ रहा। तो तब ये सवाल, जीभ जल गई थी क्या सवाल करते हुए? क्योंकि उनको मालूम है, मैंने आपको बताया, मैंने आपको 100 की जड़ एक बता दी। उनकी दिक्कत ये है कि वो खुद हार रहे हैं, उनको लग रहा है हम हार रहे हैं। अरे नहीं भाई, ये राजनीति है, कोई भी हार सकता है, कोई भी हारेगा, मैं भी हार सकता हूँ, कल को मैं भी कहूंगा, हो सकता है वो गलत भी साबित हो जाए।
कोई ऐसी चीज थोड़ी है। एक और बड़ा दूसरा सवाल था आपका कि भद्रलोक। भद्रलोक, हाँ, भद्रलोक। मैं दूसरी भद्रलोक है क्या? पहले तो एक ये बड़ा मिथ बनाया हुआ यहाँ बहुत बड़ा है। जो रविंद्र संगीत सुनता है ना, जो अपना एक अच्छी नौकरी करता है, सुबह जाता है शाम को आता है, और जो पढ़ा हुआ, वहां एक बाकायदा इसका कैटेगराइजेशन है। फिर बाद में मुझे उन्होंने बताया, भद्रलोक के लोगों ने ही बताया, और मैं भी गया, भद्रलोक के लोगों ने मुझे बैठने की जगह दी। इसके लिए ये नाराज हो सकते हैं उनसे कि भाई इस तरह के लोगों को कैसे बैठा सकते हैं, लेकिन भाई उन्होंने बिठाया, तो मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो वो मुझे बता रहे थे कि देखो धीरेन्द्र, मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो अभी आज भी मेरे मित्र अमेरिका ही चले गए, आज ही गए, मतलब मैं उनका इंटरव्यू दोबारा करना चाह रहा था। कभी मैं चाहूंगा आपका भी उनके साथ अच्छे हैं। वो बड़ा इंटरेस्टिंग, हुगली नदी उनके घर से बड़ी सुंदर दिखती है, बड़ा सुंदर प्यारा सा घर, और उसमें से तो वही मैंने इंटरव्यू, मैंने कहा सर यही ले लेंगे क्योंकि हम लोगों को तो एक मिल जाएगा ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है बात हो। तो उन्होंने मुझे कहा कि धीरेन्द्र एक बात बताओ, तुमने बांग्लादेश में कितनी बार बात की होगी? तो ये मेरे लिए बड़ा चुभन की बात थी, क्योंकि यार मेरा तो कोई जानने वाला बांग्लादेश में रहा ही नहीं। एक पत्रकार को हम ढूंढते थे, उसने भी आने से मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो ठीक है। मैंने कहा कि नहीं सर, मैं तो पढ़ता हूँ अखबार से, और मैंने उसको बता दिया, उसकी किताब भी आर ब्रास की किताब, वो ब्लड टेलीग्राम और ये सब बताई किताब मैंने, रिचर्ड की किताब पढ़ी जेनोसाइड, और फिर सची दस्तीदार की किताबें। वो हंसते रहे बहुत देर तक, कह रहे कि हमको रोज 10 से 15 फोन आते, कह रहे कि मेरे एक्सटेंडेड फैमिली वहां रहती है जसौर के पास, है ना। तो ऐसे कितने लोग होंगे वहां, जो लोग वहां से भाग के आए होंगे, वो भी होंगे। वैसे वहां दो चीजें चलती है, एक कुछ घाटी बोलते हैं जो बाहर से आए, और जो वहीं के लोग हैं, और बाकी को वो बंगाली बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, मतलब जो वहां से आए हैं, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से आए, है ना। हाँ, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। तो वो जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं जिनको वो ये बोलते हैं, उन लोगों से भी मुलाकात हुई, और जो वहां रहते हैं सुतानटी में, सुतानटी वो गांव है जिसको अब शोभा बाजार कहा जाता है, जहां कोलकाता बसा था। तो मैंने वो लोग भी, जैसे बोस हैं, वो हिंदुत्व उसमें चल जाते हैं, हिंदू चेतना मंच चलाते हैं, उनका बड़ा पुराना घर है। उनका घर, मौजूदा घर ही 200 साल पुराना है, पूरा कोलकाता 300 साल पुराना है। तो आप समझ सकते हैं सुतानटी में उनका घर कितना पुराना हो। तो वो उसी फैमिली से आते हैं जिनको आप लोग कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि यहां कुछ भी होता है तो वहां सुनाई देता है, वहां कुछ भी होता है तो यहां सुनाई देता है। और पहली बार भद्रलोक ने दीपू दास या उस चीज को सुना है, उसकी चीखें सुनी है। इससे पहले 71 से आती हुई कंटिन्यूएशन में एक राजकुमारी जंगल में सो रही है महल में, और वो महल जो है लोग भूल गए, क्योंकि वो तो सो गई है, तो लोग भूल गए कि वो जंगल है। किसी राजकुमार के आने की उम्मीद किसी को नहीं होती, 100 साल में किसी को कुछ नहीं होता। तो 1971 में जितनी हिंसा हुई, 77 में उन लोगों ने ऐसे लोगों को चुन लिया जो लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम यहाँ कभी नहीं हुआ, और वो लोगों ने मान लिया। लोग ये नहीं मानेंगे क्योंकि इस बार चेतना टूटी है। और दूसरा यह है कि ये दूसरी जगह था, ये भी बात हम कह सकते हैं। लेकिन जब आप होते हुए डिस्प्लेस देख रहे हो, जब आप न्यायिक अधिकारियों को जलते हुए देख रहे हो, जब आप बेटियों के साथ का कंटिन्यूएशन देख रहे हो, और जब आप ये देख रहे हो कि जागीर क्या कर रहा है, जब आप देख रहे हो फिराद हकीम क्या कर रहा है, ये सब चीजें तो आंख के सामने आ रही थी ना। भाई अभिषेक के घर के सामने मंदिर बंद हो गया, अभिषेक के यहाँ मंदिर बंद हो गया, बास्तीन का आसनसोल का मंदिर 12 साल पहले बंद हो गया, वीएचपी का ऑफिस 2021 में बंद कर दिया गया। वो मेरे लाइव में ही खोला उन्होंने जाके, 5 साल उन्होंने दिखाया कि सर हम लोग जा रहे हैं आज खोलने, रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने कहा यार तो हम तो बैठे हैं अभी, अगर पहुंच जाओ तो दिखा देना। उन्होंने दिखाया ताला खोलते हुए खुश। तो ये सब तो सर दिख रहा था। तो ये भद्रलोक भी है, या भद्रलोक उनको लगता है भाई चांद पे बैठे हुए लोग हैं, तो वो मुझे नहीं मिले, वो उन्हीं को पता होगा, वो तो वही। चलिए, बहुत सारी कहानियां। एक आखिरी सवाल मैं समझना चाहता हूँ। वैसे तो बहुत कहानियां आपसे सुनने का मन है, लेकिन अपनी भी पाबंदी है और आपको भी बहुत काम है। कि लोगों ने कहा कि जब ममता आई तो लेफ्ट का जो गुंडाइज्म या गुंडा एलिमेंट था, अनसोशल एलिमेंट मैं कहता हूँ, गुंडा नहीं कहता, मैं थोड़ा सा विनम्र तरीके से बात कर रहा हूँ, अनसोशल एलिमेंट ममता जी के साथ शिफ्ट हो गया और उसने उस सरकार को, उस सिस्टम को चलाया। अब क्या गारंटी है कि वो अनसोशल एलिमेंट बीजेपी की सरकार में नहीं आ जाएगा? क्योंकि वो तो बिना सरकार के नहीं रह सकते। और कुछ लोगों ने मुझे उल्टा कहा कि भाई वो तो रह सकते कि नहीं रह सकते, सरकारें उनके बिना नहीं रह सकती। क्या आपको ऐसी आशंका, ऐसी संभावना
कुछ दिखता? देखिए ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है या बीजेपी ने कोई प्रूफ वाटर प्रूफ बना लिया, मार्क लिए घूम रहे हैं। उनके पास तो सबसे बेहतर लॉन्ड्री है भाई, उसमें क्या है, वो तो सबसे पहले साफ कर देते हैं। वो तो हम जैसे को भी साफ कर देंगे कि आओ निकलो, देखो कितना प्यारा बच्चा बन के निकला ये। तो वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। जो ये कह सकता है कि मैं पेशाब से भर दूं क्या डैम, उसके लिए अगर वो कह सकते हैं कि ये तो हमारा प्यारा बच्चा है, अब इसने पेशाब करना बंद कर दिया, पानी से भरने लगा। तो देखिए मैं सवाल ये नहीं कर रहा हूँ कि किसी पार्टी की कोई वकालत का कोई मतलब नहीं होता। नहीं, मैं उस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसीलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा ना कि बीजेपी में नहीं आ सकते। मैं उसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जैसे कोई किसी पार्टी का, वो तो वहां मैं इसलिए एक तरफा हुआ क्योंकि वहां डेमोक्रेसी का सेटअप ही नहीं है। जिन लोगों को लगता होगा उनको लगता होगा मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, ना उनके सर्टिफिकेट मुझे चाहिए ना उनको मेरे चाहिए। जो सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां बीजेपी से ज्यादा लोगों ने इस तरह का हार्श रिएक्शन मैंने बहुत कम देखा है सर। और वो थोड़ा सा सोसाइटी अलग बनी है पिछले 50 सालों में, उसने अपने आप को थोड़ा एक अलग तरीके से। आप जानते हैं सबसे ज्यादा हल्ला वहां किस बात पे हो रहा? क्योंकि कल परसों का एक वीडियो है, हो सकता है मैं भेज दूं अगर मिला, क्योंकि हजारों फीड आती है। जानते हैं उसमें एक टीचर को सारे टीचरों ने मिलके पीटा। तो मैंने सोचा ये पता नहीं इसको क्यों पीट रहे हैं वीडियो में, तो फिर उसको वेरीफाई किया गया तो उसमें पता चला कि वो टीचर पहले टीएमसी का था वोटिंग से पहले तक, और उसने बहुत गालियां उनको दे रहा था। सारे टीचर थे और वो सब बीजेपी को वोट करके आए थे, और वो कह रहा था कि 4 तारीख के बाद देखूंगा, और वो 5 तारीख को मिठाई लेके आया उनको खिलाने के लिए, बीजेपी जीत गई। तो सबने मिलके मारा। और परसों भी मीटिंग हुई। इसके अलावा आपने देखा होगा तुरंत जो वहां के देवजीत जो उनके मीडिया सोशल मीडिया सेल के थे, उन्होंने बाकायदा इस पर मेल इशू किया। इसके बाद बीजेपी ने एक पूरा वो निकाला, पेपर निकाला, और इसके बाद कल भी हुआ, परसों एक बड़ी मीटिंग हुई बीजेपी के अंदर। सोमवार को ही हुई थी, सोमवार के जिस दिन वो शपथ ग्रहण के बाद वो गए थे। तो पहली मीटिंग के बाद बीजेपी पार्टी की जो मीटिंग हुई उसमें ये कहा गया कि उन सब वीडियो को जो सोशल मीडिया पर हैं, जिन्होंने दंगे मतलब जो मारपीट हुई है कुछ जगह पर, उन्होंने कहा उन सबको मंगाया जाए और उनमें ये देखा जाए कि बीजेपी के कितने और टीएमसी के। उसको कहा गया तत्काल बीजेपी। वहां एक नाम भी दे दिया गया कि तत्काल बीजेपी को रोका कैसे जाएगा। तो अगले 3 महीने तक कोई भी आदमी किसी भी तरह से किसी को पार्टी में शामिल नहीं कर सकता। अब वो कोई करेगा, देखिए नीचे जाएगा, नीचे क्या सेटिंग होती है ये तो आप और मैं तो सीट वाइज नहीं बता सकते कि भाई वहां उस मोहल्ले में ये हो गया, वो तो वही लोग देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ने शायद इस राज्य में, और हिंसा ना होना, मैं कहूंगा कि हमको थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए बीजेपी को, जो हमारे मुंह में कितनी कृपणता हो, लेकिन इतना तो श्रेय ये तो बड़ा काम हुआ ना 2026 के चुनाव के बाद, पोस्ट पोल वायलेंस नहीं हुई। मैं यही आपको कह रहा हूं। तो फिर हमको ये मानना चाहिए अगर वो ये कह रहे हैं तो अभी हमें आमतौर पर कहता हूं कि बीजेपी का कार्यकर्ता उस तरह के बाई नेचर नहीं होता। बाकी बहुत सारे लोग सब जगह पर होते हैं, बाई नेचर उस तरह की आदत में नहीं होता। ये भी एक बड़ी वजह होती है। मेरा मानना है कि वो, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है होता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ज्यादा लोगों की बात कर रहा हूं, मैं ज्यादातर लोग नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं सर, इसमें इस पार्टी का नेशनल पार्टी होना, चाहे कांग्रेस का हो या इसका हो, ये एक आपको मानना पड़ेगा कि नेशनल पार्टी को अपने कैडर को कंट्रोल करना होता है, करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन में रखना पड़ता है। एक राज्य में नहीं लड़ना, उनको दूसरे राज्य में भी जाना है। तो ये मजबूरी होती है। और बीजेपी अभी एक्सपेंशन में है। बीजेपी ने बहुत सारे आरोप झेले भी हैं जो नए लोग लिए, हालांकि वो उसको राजनीतिक तौर पर उन्होंने फायदा दिया, लेकिन मोरली तौर पर भी बीजेपी ये नहीं चाहती है कि 2029 तक वो सामने अपने जो कार्यकर्ता को कमजोर स्थिति में रख सके। जी सर, चलिए सर, फिर बात करेंगे किसी दिन और बात करते हैं। बहुत सारी कहानियां अभी आपके पास हैं, हम भी बहुत सारी कहानियां सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए तो इतना ही। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि धीरेन्द्र पुंडीर जी को, यदि ऐसे राइडर के साथ कह रहा हूँ, यदि आपकी हिम्मत हो, यदि आप सच सुनना चाहते हो और या अपने भ्रम तोड़ना चाहते हो, तो धीरेन्द्र पुंडीर को न्यूज पॉइंट पर सुने। बाकी जिम्मेदारी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया ये सब बात करने के लिए। बड़ा मजा आता है आपके साथ बात करके, और खुलकर जो बात हो, साफ साफ बात हो, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और धीरेन्द्र जी की तरह से दमकर काम कर, दम लगाकर, जोर लगाकर बात करते रहिए। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। नमस्कार।